नमस्कार व्यूवर्स। तो आज हम लोग हेलो एल्केन की सीरीज़ का 20th पार्ट देखेंगे और जिसमें पायरीन का पूरा डिस्कशन करेंगे। इसके अंतर्गत पायरीन मतलब CCl4, दिस इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड या वी कैन से टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक है बेटा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड अध्रुवीय मॉलिक्यूल है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, समचतुष्फलकीय संरचना होगी एज सच मीथेन की तरह। कार्बन CCl4, ठीक है ना, उसी के बारे में चर्चा करनी है आज। ये Cl, ठीक। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट आएगा 0। अब देखो ज़रा इसके बारे में क्या है। तो ये जो टेट्राक्लोरोमेथेन है CCl4, जिसे हम टेट्राक्लोरोमेथेन कह सकते हैं IUPAC नेम में, कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सिंपल नेम, ठीक है। इसकी खोज सबसे पहले लॉरेंट ने की थी। और वो जो कोलतार होता है, जैसे जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है ना बेटा, तो उसमें से कई जो ऊपरी तरफ जो प्रभाज मिलता है वो कम अणुभार वाले होते हैं और ज़्यादातर गैसीय होते हैं, या ऐसे जो द्रव होते हैं जो वाष्पशील होते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे जैसे प्रभाज आगे बढ़ता जाएगा, तो नीचे की तरफ हमें उच्च अणुभार वाले कार्बनिक द्रव मिलते हैं जिनका क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी वाष्पशीलता बहुत कम होती है, ठीक। तो ये जो कोलतार होता है ये हैवियर मॉलिकुलर वेट वाला मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का, और उसके प्रभाव से इन्होंने CCl4 को प्राप्त किया था, ठीक है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को, इसका ये लिक्विड है, रंगहीन है, और इसका इस्तेमाल जो है वो मतलब आग बुझाने में करते हैं, इसीलिए इसको हम पायरीन भी बोलते हैं। ऐसा मतलब कमर्शियली अगर हम कहें तो इसको हम पायरीन भी कहते हैं। पायरीन इसलिए क्योंकि पायर शब्द का मतलब होता है फायर, तो ये फायर एक्सटिंग्यूजर है, आग बुझाने में करते हैं। उसके दो फीचर्स होते हैं, एक तो ये वायु से भारी होता है और दूसरा ये अज्वलनशील होता है। पायरीन की जो वाष्प होती है, CCl4 की वाष्प, एक्चुअली इसका बॉइलिंग पॉइंट 77 डिग्री सेल्सियस होता है, 77 डिग्री सेल्सियस, तो आसानी से वाष्पित भी हो जाता है। क्योंकि CCl4 खुद अपने आप में एक आप कह सकते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो दूसरा CCl4, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ कोई आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड नहीं लगेगा, वहाँ दुर्बल वान डेर वाल्स टाइप का ही फोर्स लगेगा। परिक्षेपण बल कह सकते हैं, डिस्पर्जन फोर्स लगेगा, तो वो लिक्विड अवस्था में होते हैं और बड़ी आसानी से ये वाष्पित भी हो जाते हैं। तो इनका जो वाष्प होता है CCl4 का, वो वायु से भारी होता है और अज्वलनशील होता है। इन दोनों प्रॉपर्टी के कारण, वायु से भारी और अज्वलनशीलता, इन दोनों प्रॉपर्टी के कारण जो है CCl4 का इस्तेमाल आग बुझाने में किया जाता है, ठीक बेटा। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, पायरीन। अब बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। देखो ज़रा क्या है, कैसे बनाएंगे। तो हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। मेथेन से बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म से बना सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड से बना सकते हैं और प्रोपेन से बना सकते हैं। CCl4 बनाना, ध्यान रखेंगे, CCl4 मेथेन। अब आपको याद होगा कि मेथेन का क्लोरीनीकरण करा रहे थे आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च ताप पर, ज़्यादा ताप पर। तो मेथेन और क्लोरोफॉर्म, मेथेन और क्लोरीन CH4 और क्लोरीन, इसका जो मिश्रण ले लें हम, तो सनलाइट डाल दें और यहाँ एक्सेस ऑफ क्लोरीन ले लें, तो मेथेन के चारों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन के परमाणु द्वारा हो जाएगा और मिल जाएगा हमें CCl4 + HCl 4 टाइम्स, दिस इज़ 4, ठीक बेटा। तो ये है टेट्राक्लोरोमेथेन CCl4, सिंपल। आप जानते हैं एक एक करके हाइड्रोजन हटता रहता है और बाद में मेथेन कार्बन के साथ लगे हुए चारों हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा बड़ी आसानी से मुक्तमूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा हट जाते हैं और हमें मिल जाएगा क्या, CCl4। एक और तरीका देखो, ये क्लोरोफॉर्म, तो ये सिंपल है, ये कह सकते हैं इसी का थर्ड स्टेप है ये, ठीक है। तो ये CaCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराओ, सनलाइट का एक्सपोजर रखिए HNu, और आपको मिल जाएगा CCl4 + HCl, ठीक। एक और तरीका देखो, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन अगर आप कराते हैं तो उसके लिए आपको कुछ उत्प्रेरक चाहिए होंगे। यहाँ पर अगर आप कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ तो आपको कुछ उत्प्रेरक चाहिए। उत्प्रेरक के रूप में यहाँ आप ले सकते हैं आयरन, ले सकते हैं, ठीक है, आयोडीन सॉलिड ये ले सकते हैं, AlCl3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ उत्प्रेरक हैं जो इस अभिक्रिया को इन्हेंस करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो करते क्या हैं हम, कार्बन डाइसल्फाइड और दिस इज कार्बन डाइसल्फाइड, और इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ, ठीक है, क्लोरीन के साथ जब कराएंगे तो होगा क्या, CCl4 + H2Cl2,
ये मिलता है हमें। तो कार्बन डाइसल्फाइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने पर मिलता है हमें CCl4 प्लस सल्फर मोनोक्लोराइड, दिस इज H2Cl2, सल्फर मोनोक्लोराइड, मोनो, हाँ वो H2Cl2 लिखा है लेकिन वो 2:2 के बजाय 1:1, तो सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड ये मिलता है। अभी जो सल्फर मोनोक्लोराइड है ये सल्फर मोनोक्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड के साथ फर्दर रिएक्शन करता है। कार्बन डाइसल्फाइड भी अध्रुवीय द्रव होता है, कार्बनिक विलायक है, अध्रुवीय द्रव होता है, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड, अब इसके साथ जब रिएक्शन होती तो फिर यहाँ से भी हमें CCl4 और प्लस सल्फ़र मिल जाएगा। तो सल्फ़र हो गया ये 4, इसको कर दो 2, यहाँ 4 हो गया और ये हो गया बेटा 6, 2 4 2 6, ठीक है। तो यहाँ मिल गया CCl4 और सल्फ़र। तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ उत्प्रेरक चाहिए होंगे, ठीक। और कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरीन की रिएक्शन अगर हम कराएंगे इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में तो हमें पहले स्टेप में CCl4 प्लस सल्फर मोनोक्लोराइड मिल जाएगा। ये सल्फर मोनोक्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड के साथ फर्दर रिएक्शन करता है तो आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड और सल्फर मिल जाता है। मतलब अंत में आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, ये नहीं मिलेगा। अंत में आपको सल्फर मोनोक्लोराइड नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा CCl4 प्लस सल्फर। क्लियर। अब अगला स्टेप देखो, प्रोपेन के साथ, प्रोपेन मतलब हो गया C3H8, C3H8। तो इस प्रोपेन की रिएक्शन क्लोरीन की अधिकता में कराओ, ये एक्सेस में है, ठीक। ये क्लोरीन एक्सेस में है और ये रिएक्शन थोड़ी जनरल नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। यहाँ पर टेम्परेचर अप्रॉक्स लगभग 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा और प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा ही होगा, अप्रॉक्स 70 से 100 ATM के बराबर। 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 70 से 100 वार्मिक दाब पर अगर हम प्रोपेन, गैसियस रूप में है ये, प्रोपेन और क्लोरीन जिसमें क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है उसके साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलता है CCl4 ये, और साथ में C2Cl6 और साथ में Cl ये मिलता है। तो दिस इज टेट्राक्लोरोमीथेन, दिस इज हेक्साक्लोरोएथेन, हेक्सा 6 है ना, हेक्साक्लोरोएथेन। और ख़ासियत ये है कि ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है और ये गैस होता है। समझ रहे हैं आप। ये जो है बेटा CCl4 ये लिक्विड मिलेगा आपको, C2Cl6 ये हेक्साक्लोरोएथेन का सॉलिड मिलता है और यहाँ HCl ये बन जाता है। अब इसे बैलेंस भी कर दो, 3 कार्बन 8 यहाँ कर दो 8, तो ये हो गया 9 टाइम्स हो गया C3, 8 हाइड्रोजन हो गया, 8 6 14 और 4 18, 9 2 18। क्लियर। तो ये थे CCl4 बनाने के मेथड्स, मतलब हम CCl4 कैसे बना सकते हैं, मीथेन से, क्लोरोफॉर्म से, कार्बन डाइसल्फाइड से, एज वेल प्रोपेन से। क्लियर। तो अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, रंगहीन है, मीठी स्मेल और विषैला द्रव है, ठीक। वाष्प भी विषैला होता है, अब क्लोरोफॉर्म से थोड़ा कम हैजर्डस है लेकिन विषैला होता है। BP 77 डिग्री सेल्सियस, वाष्प अज्वलनशील और वायु से भारी, जो हम अभी आपको बता रहे थे कि इसकी वाष्प जो है वो अज्वलनशील मतलब आग नहीं पकड़ती है, स्वयं नहीं पकड़ेगी आग, ठीक है, और ना जलने में सहायता करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और वाष्प जो है वो अज्वलनशील और वायु से भारी होती है। तो मान लीजिए अगर आग लगी हुई है तो जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई अगर हम किसी तरीके से जलते हुए हिस्से में रोक दें तो आग बुझ जाएगी। आग बुझाने का यही तो पर्पस होता है कि अगर आग जल रही हो और वहाँ पर हम ऑक्सीजन की सप्लाई किसी तरीके से उस पैसेज को रोक दें, बालू से, कंबल डाल के या कार्बन डाइऑक्साइड डाल करके, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो वायु से भारी हों और अज्वलनशील हों उसमें CCl4 की वाष्प होती है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी रखती है। तो अगर हम इसको स्प्रे करें तो वो नीचे चला जाएगा, वायु ऊपर आ जाएगी, तो वायु की सप्लाई जब रुक जाएगी तो जो इग्निटेड मटेरियल है वो बुझ जाएगा, मतलब वो जलेगा नहीं। इसलिए इसका इस्तेमाल हम आग को बुझाने में करते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम होती है इसके साथ
बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जहाँ कहीं बंद हिस्सा हो, मतलब अगर बंद कमरा है कहीं पर और वहाँ अगर आग लगी या कुछ ऐसा हुआ है तो कभी भी CCl4 का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कारण ये है CCl4 वैसे तो क्रियाशील नहीं होता, मतलब कम क्रियाशील होता है और क्लोरोफॉर्म के अपेक्षा तो कम क्रियाशील होता ही है। लेकिन अगर अब से आग चूँकि लगी टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा, तो अगर वहाँ 500 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा ताप हो जाए तो CCl4 जलवाष्प से भी क्रिया कर लेता है, जो वायुमंडल में जलवाष्प होगा उससे भी क्रिया कर लेता है और बना लेता है फॉस्जीन। तो अगर ये फॉस्जीन बन रहा है जो क्लोरोफॉर्म में बन रहा था, अगर ये फॉस्जीन बन रहा है तो ये फिर भी फैटल है। बात समझ रहे, मतलब अगर CCl4 के ऑक्सीकरण के द्वारा अगर फॉस्जीन बन रहा है तो ये उस समय या जहाँ पर आग बुझाया जा रहा है CCl4 के द्वारा, वहाँ पर जो गैस बन के निकलेगी वो होगी COCl2, वो भी खतरनाक होगा। इसीलिए CCl4 का इस्तेमाल हम एक्सपोजर एरिया में करते हैं, जहाँ खुले स्थान होते हैं वहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं और सेफ्टी के साथ करते हैं। मास्क और सारे जो मेजर्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जल में अविलेय होगा, कार्बनिक विलायकों में विलेय होगा। क्लियर? तो दिस इज अबाउट टू फिजिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी पे आओ। सबसे पहले देखते हैं इसका ऑक्सीकरण। तो CCl4 जो है, ये ध्यान रखिएगा, CCl4 की रिएक्टिविटी अगर आप क्लोरोफॉर्म से कंपेयर करोगे तो CCl4 कम क्रियाशील होता है, क्लोरोफॉर्म उसकी अपेक्षा ज़्यादा क्रियाशील होता है। CCl4 कम क्रियाशील और क्लोरोफॉर्म ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो CCl4 500 डिग्री सेंटीग्रेड, वही जो भी बोल रहे थे हम, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर रखा जाएगा तो ये रिएक्शन नहीं करता। लेकिन अगर उससे ज़्यादा या उस तक टेम्परेचर इसको दिया जाए तो जलवाष्प के साथ बड़ी आसानी से ये क्रिया करके बना लेता है क्या? COCl2, फॉस्जीन। ये वही जहरीला पदार्थ, ये जहरीली गैस है। तो 500 एंड अबव, इससे ज़्यादा अगर ताप आप देंगे तो ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो जाती है। अगला, CCl4 को ये नमी के साथ, ठीक, नमी के साथ रिएक्शन कराइए, लेकिन हम यूज़ करेंगे हाइड्रोजन। तो आप करिए क्या, CCl4 और नमी को आयरन उत्प्रेरक पर प्रवाहित करिए। तो जो नमी है वो आयरन के द्वारा हाइड्रोजन मुक्त करती है, मतलब इन दोनों का जो मिक्सचर है वो एज अ अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ से मिलेगा हमें हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन ये है। ठीक है, हम हाइड्रोजन अलग से लेके नहीं आए हैं, हमने लिया CCl4 और नमी ले लिया, जलवाष्प। ये जब आयरन उत्प्रेरक पर प्रवाहित की जाती है तो आयरन उत्प्रेरक और H2O की रिएक्शन से नवजात हाइड्रोजन मिलता है या सक्रिय हाइड्रोजन मिलता है, जो CCl4 को अपचयित कर देगा। ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत प्रबल अपचायक नहीं है, दुर्बल प्रकार के अपचायक हैं। तो क्लोरीन एक हटता है और मिल जाता है CHCl3 प्लस HCl। आपको याद होगा क्लोरोफॉर्म के इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में ये रिएक्शन बताई गई थी, वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला हिस्सा इसका देखो, और वो है जल अपघटन। जल अपघटन, ठीक, क्लोरोफॉर्म के साथ भी जल अपघटन हुआ था। याद हो, वहाँ पोटेशियम फॉर्मेट मिला था, KHCOO, वहाँ पर मिला था हमें क्या? HCOO, पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक, यहाँ क्या होने वाला है? अब आप जानते हैं कार्बन के साथ 4 क्लोरीन लगा है, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा जलीय KOH। ये एक्वस KOH है, और ये क्या करता है? जलीय KOH नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन करता है, तो Cl हटा के OH लगा देगा। तो अब क्या हो जाएगा? ये हो गया बेटा OH। और आप जानते हैं एक कार्बन पर 2 OH नहीं होते, वो अस्थायी होता है, और इस समय ये एक कार्बन पर 4 OH की अवस्था दिखा रहा है। तो ये कैसा होगा? अस्थायी होगा। अब एलिमिनेशन देखो, यहाँ से OH निकला, पॉजिटिव आया, ये अल्फा सिग्मा बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, ये H+ निकल गया, तो ये H+ ये OH माइनस पानी बन गया। सेम एक्शन, OH माइनस यहाँ से, OH माइनस यहाँ से, और H+ यहाँ से, H+ यहाँ से, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक, तो यहाँ से एक H+ OH माइनस और यहाँ से H+ OH माइनस निकला। ये क्या था? ये अस्थायी अवस्था है। ठीक बेटा, अस्थायी अवस्था है, और ये अब टूट करके बदल जाए किसमें? पानी के अणु 2 निकल गए, 2 पानी के अणु निकल गए, क्या हो जाएगा? ये देखो, यहाँ डबल बॉन्ड C और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड C, तो क्या हो गया? ये CO2, और उसके साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हुए। यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ 4 और यहाँ से निकाल दो क्या?
4KCl 4ClCl है ना, तो 4KCl निकाल दो और वहाँ पर यह अस्थायी अवस्था मिल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड H2O। अब कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में आसानी से अवशोषित हो जाती है। ये ध्यान रखिए, ये बात आपको हाइड्रोजन मेथड प्रिपरेशन में भी पढ़ा है आपने कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी आसानी से KOH के विलयन में अवशोषित हो जाती है। तो यहाँ पर KOH ले लीजिए, जो लिया गया है उसी में अवशोषित हो जाएगी, जो बनाएगा क्या K2CO3 और प्लस जल। तो ये हो गया 2 KOH, तो 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 3 और 1 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 पोटेशियम। तो दिस इज पोटेशियम कार्बोनेट। ये सफ़ेद अवक्षेप होता है। K2CO3 क्या होता है बेटा? सफ़ेद अवक्षेप। क्लियर। अब इस रिएक्शन को समराइज़ करके भी लिख सकते हैं आप, एज अ समराइज़ करके भी लिख सकते हैं, और वो ऐसे है, देखो CCl4 प्लस 4 यहाँ पर 2 यहाँ पर 6 KOH, और क्या बना दोगे आप K2CO3 प्लस 2KCl और प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। समझ गए बेटा? 2 पानी 3 पानी निकलेगा, 3 2 6 हो गया। तो यहाँ पर आप जनरल तरीके से भी इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि CCl4 KOH K2CO3 और पोटेशियम क्लोराइड के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज अबाउट टू हाइड्रोलिसिस ऑफ पायरीन। अगला रिएक्शन देखो, अगला एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड और HF से रिएक्शन। ठीक है, इससे याद रखना, इससे बहुत इम्पॉर्टेंट कूलेंट होता है, और वो होता है CFC12 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यही बनता है। इसके साथ रिएक्शन में CFC12 बनता है, CFC12 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको हम फ्रियॉन्स कहते हैं। अगला वीडियो इसी संबंधित में है, इसी के संबंध में है बेटा। ठीक है, तो CFC12 बनता है। अब कैसे? एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड मतलब SbF3, फ्लोराइड है F, SbF3 या SbF5 मतलब एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड और HF की रिएक्शन अगर हम कराएं तो बनता कैसे है? देखो, ये हम ले रहे हैं CCl4 और SbF3 से रिएक्शन हम करा रहे हैं। ठीक बेटा, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड के साथ तो होता क्या है, CF2Cl2 प्लस SbCl3। ठीक, दिस इज CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और CFC12 है ये। CFC11 भी होता है, CFC13 भी होता है, ये CFC12 है। ठीक, 12 11 13 का क्या मतलब है, ये टॉपिक आएगा तो डिस्कस करेंगे। तो ये है फ्रियॉन्स, ये फ्रियॉन्स है। प्रशीतक या शीतलक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है फ्रिज में, AC में, और जो आपका स्प्रेज होते हैं बॉडी स्प्रेज, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है ठंडा करने के लिए। CF2Cl2 क्लियर। अब इसको बैलेंस कर दो तो ये हो जाएगा 2, यहाँ कर दो 3, 6 हो गया 6, और ये हो गया बेटा 3 टाइम्स 3 3 4, और ये हो गया 3, हो गया बैलेंस। 3 एंटीमनी 6 फ्लोरीन 6 फ्लोरीन, क्लोरीन 6 और यहाँ 2 करो, क्लोरीन 6 और क्लोरीन 6 12, और ये 3 3 4 12 हो गया। 2 एंटीमनी बैलेंस है। एक और रिएक्शन देखो इसके साथ, CCl4 और ये हम ले रहे हैं HF के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्शन सेम। ये मिलता है आपको CF2Cl2, वही फ्रियॉन CFC12 मिलेगा, और साथ में मिलता है HCl 2 टाइम्स। तो ये हो गया CF2Cl2 प्लस HCl। तो ये था एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड अलॉन्ग विद HF के साथ रिएक्शन, दोनों उत्पाद सेम है। अगला रिएक्शन देखो, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं राइमर टीमैन अभिक्रिया। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म में भी हो चुकी रिएक्शन और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। CCl4 के साथ भी रिएक्शन होती है, तो हम आपको इसमें 2 कंडीशन बता रहे हैं। अब राइमर टीमैन में एल्डिहाइड बनता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो अगर हम फिनॉल ले लें, फिनॉल, और यहाँ पर CCl4 के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो क्लोरोफॉर्म की जब रिएक्शन होगी तो एल्डिहाइड बनता है। और चूँकि यहाँ CCl4 है मतलब इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, और तो जल अपघटन जब होगा इसका तो यहाँ पर 2 मतलब आप कह सकते हैं कि
इसकी मैकेनिज्म में 2 OH लग जाता है और 2 OH निकलने के बाद वहाँ मिल जाता है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हम डायरेक्ट रिएक्शन आपको दिखा रहे हैं। NaOH का इस्तेमाल करिए, रिफ्लक्स कराइए, पश्चवाही कराइए इसे। ठीक, मिलेगा क्या आपको, यहाँ पर ये हो गया OH और ये आर्थो पैरा डेरिवेटिव होता है, तो ये हो गया COOH और यहाँ पर फिर से OH और ये पैरा पोजीशन बेटा। जैसे COOH में बड़ा कौन है, COOH, तो गिनती यहाँ से 1 2 3 4 पोजीशन पैरा होती है, यहाँ से 1 2 तो 2 पोजीशन आर्थो होती है, 2 और 6 आर्थो होता है। तो ये हो गया आर्थो सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम है आर्थो सैलिसिलिक एसिड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम है बेटा पैरा सैलिसिलिक एसिड या 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर, तो ये राइमर-टीमैन की एक रिएक्शन है। ध्यान रखिएगा, अभी हमने बोला था कि एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड तब बनता है जब वो क्लोरोफॉर्म रहेगा, क्लोरोफॉर्म रहेगा तो एल्डिहाइड बनेगा। और अगर ये CCl4 टाइप का है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें आर्थो सैलिसिलिक एसिड और पैरा सैलिसिलिक एसिड, इसमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो आर्थो वाला है, आर्थो वाला ही मेजर प्रोडक्ट है इसमें। ठीक है, प्राथमिक उत्पाद यही है इसका। अगला देखो, एक और रिएक्शन इसमें देखो, हम यूज़ कर रहे हैं पिरोल, ये हेट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है। ये पिरोल 5 मेंबर का होता है, ये C5H5 C5 1 2 3 ना C4H5N 1 2 3 4 कार्बन हो गया। यहाँ CH है, यहाँ भी CH, यहाँ भी CH, यहाँ CH, तो 4 टाइम्स और एक 5 टाइम्स, तो C4H5N, दिस इज़ द पिरोल। इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं CCl4 के साथ और NaOH की पोजीशन पे, तो पिरोल में सबसे एक्टिव साइट यही होता है। ये नंबर 1 होता है, 1 2 3 4 5, तो दूसरी और 5वीं पोजीशन जो है बहुत एक्टिव होती है। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अलग अलग हिस्से होते हैं, तो जो सबसे एक्टिव साइट जो होता है यहाँ पर वो पोजीशन नंबर 2 और 5 होता है। यहाँ से गिनती करो, 1 2 3 4 5, तो 2 और 5 पोजीशन। तो यहाँ पर बनता क्या है, यहाँ पर जो रिएक्शन होकर के उत्पाद मिलेगा आपको वो मिलेगा दिस वन, CCl4 है तो COOH। ठीक बेटा, अगर यहाँ CH-Cl3 था, क्लोरोफॉर्म होता तो यहाँ मिल जाता हमें CHO। ठीक है, तो उसका नाम होता पिरोल 2 एल्डिहाइड। यह है पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज पिरोल 2, दूसरे नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अगर आप देखें तो थोड़ा रिएक्शन मिलता जुलता है क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लियर, तो ये पिरोल के साथ रिएक्शन थी, पिरोल या पैरोल। ठीक, और ये था फिनॉल। क्लियर, अगला रिएक्शन देखो एक और, अगला है बेटा फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, इट इज़ अ नेम, बहुत फेमस रिएक्शंस है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो इसका जो सिग्नेचर होता है, एक्चुअली ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के लिए ज़्यादा सूटेबल रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के लिए सबसे सूटेबल रिएक्शन होती है। और इसमें बेंजीन के साथ या एरोमेटिक रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं अटैक करता है, H+ के फॉर्म में वो हट जाता है और उसकी जगह पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आकर के प्रतिस्थापित हो जाता है। ज़्यादातर जो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस हैं उसमें हम लुईस अम्ल लेते हैं। लुईस अम्ल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही जो होता है उसका लेते हैं। तो वो जनरली हम AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 या निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम आयरन या आयरन फेरिक क्लोराइड FeCl3 उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब जो ये फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं, ये रिएक्शन हम इसमें करा रहे हैं, बेंजीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं। ठीक है, और CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, निर्जल AlCl3 के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे इसका। तो इस बेंजीन के 2 अणु इस्तेमाल होते हैं और यहाँ पर पायरीन के 2 क्लोरीन प्रतिस्थापित होते हैं। तो मिलता क्या है हमें मिलता है C6H5 का होल ट्वाइस CCl2 और +2 टाइम्स HCl। ये क्या है, दिस इज डाइक्लोरो डाइफेनिल मीथेन। डाइक्लोरो हम स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं अभी, डाइक्लोरो डाइफेनिल मीथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल मीथेन ये है बेटा
इस CCl4 की अगर हम बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो, ठीक है, ये बेंजीन था, ठीक। अब स्ट्रक्चर वाइज देखो ज़रा, ये बेंजीन C6H6, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं और यहाँ हर जगह क्या है, ये CH है, मतलब 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन पर कार्बन पर हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरह से है। तो ये CCl4, अब इनकी जब रिएक्शन हुई है वही AlCl3, हम इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये दिस इज C6H5 2 टाइम्स, 2 क्लोरीन, CCl4 के 2 क्लोरीन का प्रतिस्थापन हुआ है इसके H+ के द्वारा। तो वास्तव में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है, ठीक है। तो ये बेंजीन, तो डाईफेनिल, 2 बार फेनिल है, 2 बार क्लोरीन है और रूट में 1 कार्बन आएगा, तो डाईफेनिल डाईक्लोरोमीथेन और प्लस 2 HCl। अब इसका अगला हिस्सा देखो, इसी में अभी कंप्लीट नहीं हुआ रिएक्शन। अब ये जो CCl4 के साथ बेटा डाईक्लोरो डाईफेनिल मीथेन मिला है, इसका हम कराते हैं जलीय NaOH या KOH के द्वारा जल अपघटन। जब जल अपघटन कराओगे आप तो ये दोनों क्लोरीन OH के द्वारा प्रतिस्थापित होंगे। ये नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन होगा, ये नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन है ना, Cl माइनस हटेगा, OH माइनस का माइनस द्वारा, तो नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन। अब यहाँ क्या होता है, ये बेंजीन, ये OH और ये OH। आपको कुछ कंडीशन याद आ रही होगी, आई होप सो कि याद आ रही होगी कंडीशन आपको कि एक कार्बन पर 2 OH नहीं होता है ना बेटा। तो वही अवस्था यहाँ पर भी थी, अस्थायी है, ये अस्थायी है, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो, यहाँ से OH माइनस का एलिमिनेशन होगा, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ और ये H+, तो क्या निकला, वाटर निकला। बना क्या, बना ये C6H5CO, अगेन C6H5, दिस इज डाईफेनिल कीटोन, या इसको हम बेंजोफिनोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बेंजोफिनोन, ठीक है, बेंजोफिनोन ये होता है, क्लियर। अब इसके एक रिएक्शन और देख लो, देखो बेटा, ये जो आपने देखा भी रिएक्शन में बेंजीन CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, दिस इज स्पेसिफिक फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, उसमें हमें मिला डाईक्लोरो डाईफेनिल मीथेन, इसका हमने फिर जलीय NaOH KOH के द्वारा हमने जल अपघटन कराया, तो हमें मिल गया बेंजोफिनोन, दिस इज C6H5CO6H5, क्लियर। अब अगर इसी रिएक्शन में ये जो बेंजीन लिया गया था, अगर ये एक्सेस में लिया जाए इसी रिएक्शन में बेटा, फिडल-क्राफ्ट की रिएक्शंस में एक और एक्सेप्शन केस हम बता रहे हैं आपको कि अगर बेंजीन एक्सेस में हो, मतलब बेंजीन ज़्यादा मात्रा में हो, तब क्या हो सकता है। देखो, अगर बेंजीन ज़्यादा मात्रा में हो, हम इसी से दिखा रहे हैं, ये हो गया CCl4, कंडीशन वही है बेटा, एनहाइड्रस AlCl3 वार्म अप किया गया है, गर्म किया गया है, तो बनता क्या है, ये 3 क्लोरीन यहाँ से हटते हैं CCl4 के, तो 3 टाइम्स, 2 क्लोरीन हटा 2 टाइम्स, यहाँ 3 क्लोरीन हट रहे हैं CCl, तो आप कह सकते हैं ट्राईफेनिल क्लोरोमीथेन, इसको बोलते हैं ट्रीटाइल क्लोराइड, ठीक है, और प्लस 3 टाइम्स HCl। तो ये क्या है, इसका वैसे नाम देखें तो दिस इज ट्राईफेनिल क्लोरोमीथेन है बेटा, या ट्राईफेनिल मेथिल क्लोराइड, इसका नाम है, इसको हम ट्रीटाइल क्लोराइड भी कहते हैं, याद रखिएगा, ट्रीटाइल क्लोराइड, जी हाँ, इसका नाम ट्रीटाइल क्लोराइड। C6H5 का होल थ्राइस Cl, C6H5 का होल थ्राइस CCl, कार्बन 1, क्लोरीन 1, फेनिल 3 टाइम्स है, तो कितने यूज़ हुए होंगे यहाँ पर, 3 बार, 4 हो गया। तो ये था ट्रीटाइल क्लोराइड, दिस इज ट्राईफेनिल क्लोरोमीथेन, 1 टाइम क्लोरीन है और मेथेन 1 कार्बन, क्लियर। तो दिस इज अबाउट 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ CCl4। अब इसका यूज़ देखो क्या होता है। अब यूजेस देखो बेटा, ये
इंपॉर्टेंट यूज़ तो बता ही चुके हैं आपको, एज अ फायर एक्सटिंग्यूज़र, अग्निशामक। रेजिन, ऑयल और फैट, ये सब आप कह सकते हैं कि एस्टर्स होते हैं सब के सब, तो उनके लिए क्लोरोफॉर्म भी विलायक होता है और CCl4 भी विलायक होता है। ठीक, CCl4 के इसी गुण के कारण इसको हम ड्राई वॉशिंग, जो ड्राई क्लीनर्स होते हैं उनके लिए भी पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। क्लोरोफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो फैटल होगा ना। CCl4 का इस्तेमाल किया जाता है शुष्क धुलाई के रूप में, और उसके पीछे का कारण यही है कि CCl4 में जो है ये फैट, तेल, वसा ये बड़ी आसानी से घुल जाते हैं। तो अगर कपड़े में ये सब लगा है तो बड़ी आसानी से वहाँ से इनकी वॉशिंग हम कर सकते हैं CCl4 का इस्तेमाल करके। ठीक है, फ्रियॉन्स, ठीक है, CFCs जिसे कहते हैं हम, CFCs फ्रियॉन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के निर्माण में। अभी रिएक्शन दिखा रहे थे हम आपको, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड अलॉन्ग विद HF, SbF5 और साथ में HF, और एक रिएक्शन थी SbF3 की, तो उसके निर्माण में, फ्रियॉन्स के निर्माण में सहायक होता है। प्रयोगशाला में जैसे CCl4 CSCl3 इस्तेमाल होता है, वैसे ही कई रासायनिक अपक्रियाओं में CCl4 भी जो है एज अ रिएजेंट इस्तेमाल होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां हैं जिसमें हम नस्ट इक्वेशन के द्वारा, नस्ट समीकरण, नस्ट का वितरण नियम, नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसके आधार पर हम जो दो अमिश्रित द्रवों को मिला करके हम किसी ऐसे तीसरे पदार्थ को शोधित करते हैं जो एक विलायक में कम घुलता है और दूसरे विलायक में ज़्यादा घुलता है, तो वहाँ पर भी हम CCl4 का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा हम कई पदार्थों का शोधन भी करते हैं। तो सीधा सीधा हमने लिख दिया है विलायक निष्कर्षण विधि में, उसको बोलते हैं विलायक निष्कर्षण विधि या कार्बनिक यौगिकों के शोधन में। ठीक है, औषधियों के निर्माण में कई प्रकार की औषधियाँ हैं जिनके निर्माण में CCl4 का इस्तेमाल होता है। जैसे एक हेलमिंथीसाइड्स होते हैं, हेलमिंथीसाइड्स से बोलते हैं, हेलमिंथीसाइड्स। ठीक है, ये जैसे हुक वॉर्म होता है ना, हुक वॉर्म, प्लेटीहेलमिंथीज, ये फैमिली है ना बायोलॉजी में, प्लेटीहेलमिंथीज, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ये हेलमिंथीसाइड्स कहलाते हैं। मतलब ये हुक वॉर्म को मारने के लिए जो औषधि बनती है, हुक वॉर्म को मारने के लिए जो औषधि बनती है उसमें CCl4 का इस्तेमाल होता है। तो दिस इज़ अबाउट टू होल अबाउट योर CCl4। अगला जो पार्ट आएगा बेटा वो फ्रियॉन्स को लेकर के होगा। फ्रियॉन्स और टेफ्लॉन, इनके बारे में हम अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।